इन अगस्त 1993, 7 एक्सपीरियंस हाइकर्स का ग्रुप खमरदबान को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। वो सभी लोग इस जगह की खूबसूरती को देखना चाहते थे, पर यही खूबसूरती उन सभी के मौत का कारण बनने वाला था। रेस्क्यूअर्स द्वारा उन सभी की डेड बॉडीज़ को वहाँ से बाहर निकाला गया, पर उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पर ट्रैप है और उस जगह को हॉन्ट करती है। Из объяснительной Вали. 5 августа. 10 часов утра. Пришел Крысин. Сказал, что они намокли и замерзают. Шел снег. Ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. В сторону долины снежная. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Пытались поднимать, он падал снова. Возле него осталась коровина, остальных... खमरदबान एक माउंटेन रेंज है जो साइबेरिया में स्थित है। ये जगह टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर हाइकिंग स्पॉट है। इन द समर ऑफ 1993, ल्यूडमिला कोरोविना, जो एक एक्सपीरियंस हाइकिंग इंस्ट्रक्टर थी, उसने एक ट्रिप प्लान की खमरदबान माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। इस ट्रिप में उसके साथ 6 हाइकर्स थे जो उसके स्टूडेंट थे। उन 6 हाइकर्स का नाम था अलेक्जेंडर क्रिशिन, टाटियाना फिलिपेंको, डेनिस शॉस्किन, वैलेंटिना ओटोचेंको, विक्टोरिया जालेसोवा और तिमोर बापानोव। 2 अगस्त 1993 को कोरोविना ने अपने ग्रुप के साथ इस ट्रिप को शुरू कर दिया। शुरुआत के 2 दिन इन सभी के लिए बहुत अच्छा बीता। जैसा इन लोगों ने प्लान किया था, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। 4 अगस्त को ये लोग रिट्रांसलेटर पीक को पीछे छोड़ते हुए वहां से आगे निकल गए। कई घंटों तक ट्रैक करने के बाद ये सभी थक चुके थे। तभी मौसम अचानक से बदल गया और पूरे ग्रुप को रेन स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। ग्रुप की लीडर कोरोविना ने डिसाइड किया कि आज की रात वो सभी यहाँ पर कैंप करेंगे। वो जगह चारों तरफ से खुला हुआ था, पर उनकी मजबूरी थी यहाँ पर कैंप करना। उस रात को उन सभी ने बहुत कोशिश की आग जलाने की, पर वो नाकाम रहे। 5 अगस्त की सुबह को उन सब ने आग जलाई और ब्रेकफास्ट करके अपने सफ़र को वापस शुरू कर दिया। उस दिन उन 7 हाइकर्स में से वैलेंटिना को छोड़कर सबकी बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बाद में जब वैलेंटिना से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो सब नॉर्मली ट्रैकिंग कर रहे थे जैसा उन सब ने प्लान किया था। तभी क्रिसिन, जो ग्रुप में सबसे पीछे चल रहा था, वो बहुत ज़ोर से चीखा। हम सब ने पीछे देखा तो पाया कि उसके आंखों और कानों से खून निकल रहा है और मुंह से झाग। वो दर्द में चीख रहा था। फिर वो ज़मीन पर गिर गया। कोरोविना दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, पर कुछ सेकंड्स बाद वो भी दर्द की वजह से चीखने लगी और उसकी भी मौत हो गई। फिलिपेंको उन दोनों की डेड बॉडीज़ के पास गई ये देखने के लिए कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ है, पर तभी फिलिपेंको भी तड़पने लगी। वो अपने दोनों हाथों से गले को पकड़ी हुई थी। फिर उसकी भी मौत हो गई। ये सब देखकर जालेसो और बापनोव वहाँ से भागने लगे और भागते हुए ही उनकी मौत हो गई। मरते वक्त उन दोनों ने अपने गर्दन को पकड़ा हुआ था, शायद वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उन सभी को मरते हुए देख ओटोचेंको और शॉस्किन बहुत ज़्यादा डर गए। वो लोग पहाड़ से नीचे की तरफ भागने लगे, पर भागते वक्त शॉस्किन की भी मौत हो गई। अब ओटोचेंको की बारी थी मरने की, पर उसके किस्मत ने उसका साथ दिया। वो बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतर रही थी, शायद इसी वजह से वो जिंदा बच गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब कुछ ही देर में रात होने वाली थी। ओटोचेंको बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी थी। उसने एक पेड़ के पास अपना टेंट लगाया और उसमें सो गई। वो रात ओटोचेंको की ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे उसके मन में, पर कैसे भी करके उसने वो सब कुछ मैनेज किया। अगले सुबह को वो उठती है और अपना बैग चेक करने लगती है कि कहीं उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब ओटोचेंको डिसाइड करती है कि वो वापस उस साइट पर जाएगी जहाँ पर उसके फ्रेंड्स की डेथ हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ पर उसको ज़रूर कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। वो वहाँ पहुँची पर बहुत डरी हुई थी। उसने धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाए और उन सब के बैग में से जो कुछ उसे ज़रूरत का सामान मिला, ओटोचेंको वो सब लेकर वहाँ से निकल गई। उसे थोड़ा बहुत रास्ता याद था और वो उस रास्ते पर चलने लगी।
इस उम्मीद में कि कहीं कोई तो उसे मिलेगा जो उसको सही सलामत घर तक पहुंचा देगा। 4 दिनों तक चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। फिर वो धीरे धीरे उस नदी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसी दिन 9 अगस्त को एक यूक्रेनियन कायकर्स का ग्रुप वहां से गुजर रहे थे। तभी उन सब ने उटोचेंको को देखा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर उन लोगों ने उटोचेंको को वहां से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया। पुलिस ने उटोचेंको से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ग्रुप के सभी लोग कहाँ हैं, पर उसने पुलिस के एक भी सवालों को जवाब नहीं दिया। उसको बहुत ज़ोर का सदमा लगा था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उटोचेंको कई दिनों तक चुप थी। पुलिस ऑफिशियल्स ने 24 अगस्त को एक सर्च टीम भेजी उन सभी को ढूंढने के लिए। सर्च टीम को 2 दिन लग गए उन सभी की डेड बॉडीज़ को ढूंढने में। सभी की डेड बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उन सभी की मौत का कारण हाइपोथर्मिया था। सिर्फ कोरोना को हार्ट अटैक आया था। इस रिपोर्ट पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वैलेंटीना ने जिस घटना का जिक्र किया था उससे ये रिपोर्ट बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। सर्च ऑपरेशन में 2 लोग थे। उनका कहना था कि हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी मौत होना इम्पॉसिबल है। शायद ये दोनों कुछ जानते होंगे उस घटना को लेकर, पर किसी को कुछ बताया नहीं होगा। इस घटना को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दिए गए। फर्स्ट थ्योरी है हाइपोथर्मिया, उन सब की मौत ठंड की वजह से हुई होगी। सेकंड थ्योरी है पॉइजन फूड, उन लोगों ने शायद कोई जहरीला फूड खाया होगा। थर्ड थ्योरी है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, उन सब ने शायद रशियन मिलिट्री का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को देख लिया होगा, जिसके बाद मिलिट्री ने उन सब को मार दिया और गलती से उटोचेंको उनके चंगुल से बच निकली। फोर्थ थ्योरी है पैरानॉर्मल इंसिडेंट। ये थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उटोचेंको ने बताया था कि मरते वक्त उन लोगों ने अपने गर्दन को पकड़ा हुआ था। उन हाइकर्स की मौत कैसे हुई थी और किस वजह से हुई थी, ये आज भी एक मिस्ट्री है। खमरदबान और डैटलो पास केस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते केस हैं। अगर आप इस केस की ओरिजिनल फुटेज को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और हाँ, मेरी डैटलो पास वाली वीडियो को ज़रूर देखना।